नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। काफी दुखद न्यूज के साथ आज का दिन शुरू हुआ, जहां पे रात में जब खबर आई थी, इंटरनेट पे फैल गई थी कि श्री रतन टाटा जी का निधन हो गया है और हॉस्पिटल में, बीच कैंडी हॉस्पिटल में रहे। पिछले 3 दिन से अपने रूटीन चेकअप के लिए गए हुए थे और एक बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि इंडिया ने एक ऐसा रत्न खोया है कि अब ये दे डोंट प्रोड्यूस दिस काइंड एनी मोर। ये लोग दोबारा, ऐसे लोग बहुत ही रेयरली मिलते हैं। अब रतन टाटा जी का ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है कि इनका जर्नी क्या क्या रही है, पर एक बार इनको याद करते हुए, इनकी मेमोरी में एक बार हम देखते हैं कि टाटा ग्रुप ने क्या क्या एक्वायर किया और इनके इनके लीडरशिप के अंदर हमने क्या क्या टाटा को ग्रो होते हुए देखा, और रतन टाटा जी के अपने कुछ कुछ जो उनके एडवेंचर्स रहे हैं, जो उनके कुछ अपने जो अपनी लाइफ की फिलोसफी रही है, हम उसको भी देखेंगे। तो आज जब इनका स्टेट फ्यूनरल होगा और इनके पार्थिव शरीर को जो आज एनसीपीए पे रखा हुआ है, एनसीपीए इज कॉल्ड मुंबई का नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो यहाँ पे इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि लोग आ सकें और शाम के 4 बजे तक ये यहाँ पे रहेंगे। नाउ जब टाटा जी की ये जब न्यूज आती है तो उस समय ही हमें समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा लॉस है देश के लिए, और होम मिनिस्टर जी तो जाएंगे जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जी नहीं जा पा रहे क्योंकि वो आसियान समिट में आसियान इंडिया के डायलॉग के लिए गए हुए हैं। और जब इनके आज स्टेट फ्यूनरल में जितने सारे लोग होंगे तो ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप के जितने सब्सिडरी कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट ओवर 30 कंपनीज के सारे हेड लीडरशिप सब पूरी यहां आज होगी होगी। टाटा जी ने जितना भी देखा अपने पूरे करियर में, इन्होंने एक चीज हमेशा देखी कि एक चीज तो है प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ साथ हमेशा याद रखना है इनको कि फिलैंथ्रोपी, कि हम अगर इस देश में कमा रहे हैं तो इस देश के लोगों के प्रति हमारा फर्ज भी बनता है। अब उसी को देखते हुए, उसी को समझते हुए हमने जाना कि रतन टाटा जी ने 66% तक अपने प्रॉफिट शेयर्स को हमेशा ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। जब भी टाटा ग्रुप ने कमाई करी, 2/3 से ज्यादा कमाई वो अपनी पर्सनल जो उनकी प्रॉफिट होती है वो उसको दे देते हैं दान में। इसीलिए आप देखोगे कि कभी भी टाटा जी कभी ऐसे बिलियनियर, कभी ऐसे फोर्ब्स लिस्ट में, कभी इस जगह पे ऐसे नाम में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें आना भी नहीं है। ये उनका उद्देश्य नहीं है जीवन का। नाउ जब इनके जीवन के बारे में बात करी तो एक बात समझ में आई कि रतन टाटा जी का जो जीवन जब शुरू हुआ तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही प्रिविलेज लाइफ थी, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही हार्डशिप की लाइफ थी, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये जेआरडी के पड़पोते हैं। जो जेआरडी टाटा जी जो थे, तो उनके पड़पोते हैं। तो ऑफ कोर्स जो ये कंपनी जब शुरू हुई थी और ट्रेडिंग फर्म के तौर पे शुरू हुई थी टाटा फर्म 1868 में, कहां 1868 से शुरू होके ये कंपनी आज इतनी बड़ी हो जाती है कि फोर्ड के जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लेती है, एयर इंडिया को वापस खरीद लेती है और सुधार देती है। वहां से शुरू होके टाटा का सफर 1991 में हम यहां तक देखेंगे जहां पे रतन टाटा जी टेक ओवर करते हैं कंपनी को। तो शुरुआत तो हुई थी, इनके स्कूलिंग बहुत हुई थी मुंबई में अपना। उस समय मुंबई के कुछ ही स्कूल बड़े फेमस थे जो ब्रिटिश द्वारा बनाए हुए थे, जिनमें से एक था कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई में। इसके बाद ये जाते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद बिजनेस पढ़ने जाते हैं हार्वर्ड में। और आपको पता होगा हार्वर्ड में जब अलग सर भी गए थे अभी हार्वर्ड, तो वहां पे भी उन्होंने रतन टाटा जी के बारे में बात करी थी कि ऐसे होते हैं बिजनेस टाइकून, ऐसे होते हैं मतलब लीडर्स जो इंडस्ट्री को शेप देते हैं। नाउ जब वापस से इंडिया आते हैं तो इंडिया के जो इनका टाटा का जो बहुत बड़ा जो प्लांट है टाटा स्टील्स का जमशेदपुर में, जिसको टाटा स्टील बोलते हैं, तो जमशेदपुर जो शहर चलता ही है बिकॉज ऑफ टाटा की इकोनॉमी। अब यहां पे इन्होंने काम शुरू किया था वर्कशॉप में, शॉप फ्लोर कहते हैं। अगर आप में से कोई इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री या मिल में कभी काम किया तो पता होगा कि कि यहाँ पे जो काम होता है बहुत ही ज्यादा लेबरस काम होता है। तो इनका जो शुरू में जो काम था वो लाइमस्टोन, ये जो लाइमस्टोन होता है ऐसा एक बिल्कुल भुरभुरा सा एक ऐसा पत्थर, उसको डालना होता है फर्नेस में। तो ये वो वाले काम से शुरू किए थे और बहुत ही बैक ब्रेकिंग काम होता है, स्वेटी जॉब होती है, हॉट ह्यूमिड यहाँ पे तो कंडीशन होती है। लेकिन तब भी इनकी दादी जी ने इनको सिखाते हुए काफी कुछ इन्होंने बोला कि नहीं बेटा अभी काम सीखो, आप अभी आपको करना चाहिए, भले आप हार्वर्ड के पढ़े हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको काम सीखना पड़ेगा। जब आप ग्राउंड का काम जान जाओगे तब जाके आप अपना लीडरशिप अपना संभाल सकते हो। और वही चीज उनको काम भी आई कि उनको फ्यूचर में उनको समझ में आ गया कि मेरी कंपनी में नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कैसे होता है, ऊपर कैसे होता है। 1991 में फाइनली इन्होंने अपने लेजेंडरी अंकल जेआरडी टाटा जी को इन्होंने टेक ओवर किया। जब जेआरडी जी ने जब अपना काम जब खत्म किया और इनके हाथ में जब रेंज दी, तब कई बार ये हो रहा था कि ये तो पता नहीं लड़के हैं, यंग हैं, कैसे कर पाएंगे 1991 में। और इतना ज्यादा स्केप्टिसिज्म था इनके अराउंड, कंपनी के लोग भी और बाहर के लोग भी, सब लोग कह रहे थे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इनसे मैनेज हो पाएगा। इन्होंने सारे डाउट करने वाले लोगों को रॉन्ग प्रूव कर दिया कि आप सब गलत हो। देखो इसे कहते हैं यंग लीडरशिप। और जब ये आए वहां से लेके टाटा की ग्रोथ शुरू हुई। इंसिडेंटली ये वही समय था जब इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे। आपको याद होगा मिस्टर मनमोहन सिंह जी, तो अभी अभी मनमोहन सिंह जी
के बारे में हम कुछ दिन पहले ही बात भी कर रहे थे, और हमने कहा था कि आप देखिए कि कैसे उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने देश की इकोनॉमी को काफी एकदम जिसे कहते हैं बूस्ट दिया था, प्राइवेटाइज किया था, लिबरलाइज भी किया था, और ग्लोबलाइजेशन में हम आगे आए थे। टाटा ग्रुप ने उसी समय पे इसको फायदा ये इसका फायदा उठाया, और ग्लोबलाइज मतलब ऑलमोस्ट ओवर 100+ कंट्रीज में टाटा के अपने एडवेंचर्स, टाटा के अपने जर्नीज शुरू होने लग जाती हैं। तो आप देखो टाटा की ग्रोथ ऐसा नहीं है कि इंसिडेंटली हुई है, नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ द स्मार्ट एंड यंग लीडरशिप जो कि समझती है कि आगे का समय कैसा होने वाला है। अब टाटा जी के साथ और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे उनके साथ उनका ऑरा ही ऐसा था कि काफी लोगों ने ऑटोमेटिकली सम्मान देते थे। नाउ सन 2000 में टाटा जी ने पहला एक एक्विजिशन किया और पहली हेडलाइन छपी जब 41 मिलियन में, नहीं सॉरी 431 मिलियन में क्या होता है, एक एक्विजिशन होता है। यानी इन्होंने टेटली टी, एक ब्रिटिश कंपनी है जो चाय बनाती, चाय पत्ती बनाती है, अब टेटली टी को इन्होंने एक्वायर किया। ये टाटा का पहला एक्विजिशन था जो इंटरनेशनल लेवल पे था। फिर इसके बाद अगला 2004 में कंपनी ने एक दाइवू मोटर्स, अगर किसी को पता हो, ये कंपनी दाइवू गाड़ियां बनाती है, ट्रक बनाती है, और इसकी एक गाड़ी इंडिया में बड़ी फेमस हुई थी जिसका नाम था मटीज। छोटी सी गाड़ी थी और बड़ी ही जैसे कहते हैं कि अब ऐसी गाड़ी थी कि वो हर कोई ले पाता था, छोटी सी गाड़ी अपना हैचबैक अपने साइज में। लेकिन इनका जो ट्रक डिवीजन था, दाइवू मोटर्स का ट्रक डिवीजन, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, ये साउथ कोरिया में इन्होंने 102 मिलियन में इन्होंने एक्वायर किया। बट जो इनके मुकुट में जो सबसे बड़ा हीरा है, जो हीरा था वो क्या था, वो था कोरस ग्रुप। एक स्टील कंपनी थी, एंग्लो डच, यानी इंग्लिश और डच यानी नेदरलैंड्स की एक कंपनी दोनों की थी, जो था टाटा स्टील और कोरस स्टील दोनों मिक्स हुए थे, और इन्होंने मर्ज किया था। 11.3 बिलियन, अभी तक बात हो रही है मिलियंस में, अब बात हो रही है बिलियन में। 11 बिलियन की एक्विजिशन थी, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवरसीज एक्विजिशन थी बाय एनी इंडियन कंपनी एट दैट टाइम। तो टाटा स्टील्स ने उस समय पे ये एक्वायर किया कोरस ग्रुप को, और कोरस ग्रुप को ये तो फिर तो लाइमलाइट हो गई कि कोरस की टेक्नोलॉजी हमारी। इसके बाद टाटा मोटर्स ने एक और हिस्टोरिक एक्विजिशन किया। ये हिस्टोरिक ऐसा है कि आज भी इंटरनेट पे इसकी कहानियां फेमस हैं। एक समय था जब फोर्ड के पास जैगुआर लैंड रोवर गई थी। ये एक ब्रिटिश कंपनी है, जैगुआर लैंड रोवर। अब ब्रिटिश कंपनी क्या होती है, ब्रिटिश कंपनियां क्योंकि अब इतनी ज्यादा ये ऐसी फर्स्ट क्लास गाड़ियां बनाती हैं कि ज्यादा बेच नहीं पाती हैं, तो इन्हें चाहिए होता है कोई पेरेंट कंपनी जो इनको सपोर्ट रखे। तो पहले इनको फोर्ड ने खरीदा था। फोर्ड ने कहा था टाटा जी को कि हम अब एहसान कर रहे हैं। अब फिर रोल रिवर्स होता है। 2008 में टाटा जी जाते हैं यूएस और जाके बोलते हैं आज मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं, लाओ जेएलआर हमको दे दो। और जेएलआर जो स्ट्रगल कर रही थी, इतनी ज्यादा परेशान थी, इस जेएलआर को टाटा जी की लीडरशिप में इसको बोला गया कि इसको सुधारते हैं, बनाते हैं इसको अच्छे से। एंड उन्होंने एक्सपीरियंस किया पूरा रेनेसा, मतलब जैगुआर लैंड रोवर का पूरा रिवैम्प हो गया। जैगुआर लैंड रोवर का ही प्लेटफॉर्म आप देखो यूज होता है जो टाटा मोटर्स की आज की गाड़ियों में। अगर आपको आइडिया हो, जो भी टाटा की गाड़ियां आती है, नेक्सॉन हो, हैरियर हो, सफारी हो, ये हो, तो अब इनका जो प्लेटफॉर्म है, जो इनका शैसी डिजाइन है, ये शैसी डिजाइन इज बेस्ड ऑन लैंड रोवर, ये वाला। कि इंडिया में पहली बार लोगों को ये समझवाया कि आपके लिए गाड़ी में सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। हर समय ये नहीं जापानीज कोरियन गाड़ियों की तरह ये देखो कि साहब क्या फीचर है, क्या टच स्क्रीन है, कैसी इसमें ये नहीं। आप फीचर्स पे जाइए, फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी पे जाइए। सेफ्टी इज पैरामाउंट। इन्होंने ही बताया, रतन टाटा जी ने, कि आप याद रखो सेफ्टी इज योर प्रीपेड इंश्योरेंस। कि अगर आपकी गाड़ी में सेफ्टी है, 5 स्टार है, 4 स्टार है, तो आपकी गाड़ी ने ऑलरेडी एक इंश्योरेंस ले लिया कि मैं सेफ रह लूंगी, कोई एक आधे हादसे से बच ही सकती हूं। इंडिया को सिखाया कि आपको सेफ गाड़ियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलाना, बजाय इससे कि फैंसी गाड़ियां लो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई। फिर इसके बाद आगे बढ़े हमने देखा कि रतन टाटा जी का कुछ अपने एडवेंचर्स भी होते हैं, शौक भी होता है। तो इनको शुरू से ही शौक बहुत था फ्लाइंग का। अब जब ये 2012 में अब टाटा सन्स से हट जाते हैं, जब 1991 में टेक ओवर किया था, तो 2012 में हटने के बाद से ही इन्होंने कई सारी ओला इलेक्ट्रिक, पेटीएम, लेंसकार्ट, ऐसे कई सारे ऐसे इन्होंने आरटीएन ट्रस्ट के नाम से, आरटीएन कैपिटल फंड्स, इस नाम से इन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स को फंड किया। अब इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है मैं खुद काम करूं, पर मैं ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकता हूं, जिसको कि ये कैपिटल एडवाइजर्स। तो इन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स को बनवाया, उनको सपोर्ट किया, उनको इनक्यूबेट किया, उनको सीड फंडिंग दे दी। इसके अलावा अब टाटा फैमिली का एक और जो बहुत ही मतलब इनका पर्सनल इनका ये एक रहा है कि हम कभी भी बताएंगे नहीं, हम ज्यादा कभी भी अपना ऐसे ये अपना गुणगान नहीं करेंगे। क्या? $28 मिलियन फॉर अ स्कॉलरशिप फंड,
जो बच्चे इंडिया के बाहर जाते हैं पढ़ते हैं तो उनको इंडियन यूजी स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप दिलवाते हैं कि अगर आप प्रेस्टिजियस स्कूल में जा रहे हो, जैसे हार्वर्ड है, जैसे ऑक्सफोर्ड है, जैसे कैम्ब्रिज है, तो ऐसे अगर स्कूल्स में, एमआईटी है, जैसे आप अगर इन स्कूल्स में जा रहे हैं पढ़ने, तो इंडियन बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप का फंड भी है कि आप हमारी हेल्प लेके चाहो तो आप जाओ पढ़ने, वहां जाओ, वापस आके काम करिए इंडिया में आके। तो ये कभी भी बात बाहर ही नहीं आती है। अब टाटा फैमिली ने और टाटा ग्रुप्स ने अभी भी जाने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर तो हमेशा ही ग्रांट में दिए हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को दिए हैं, जैसे 70 मिलियन टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो, क्योंकि एल्मा मेटर इनका, तो इन्हें चाहिए कि हम अब कि भाई अपने एल्मा मेटर को भी दे। तो एल्मा मेटर को यानी कॉर्नेल को, हार्वर्ड को 50 मिलियन दिए, और यूसीएसडी, तो यूसीएसडी को 70 मिलियन दे दिए, लेकिन कभी बात कभी नहीं आई। इसके अलावा आप जो ये फोटो देख रहे हो, ये आर्काइव फोटो है, ये बड़ी अच्छी फोटो है, जब इन्होंने लॉकहीड मार्टिन, एक समय पे आपको याद होगा कि लॉकहीड मार्टिन जो प्लेन बनाता है, जिसका प्लेन सबसे बहुत फेमस भी है, तो अब प्लेन इसका F-16 और F-18, ये ऐसे प्लेन्स हैं इनके बड़े, ये बहुत अच्छे प्लेन्स हैं इनके, बहुत फास्ट प्लेन्स हैं। तो रतन टाटा जी ने कहा कि मैं उड़ाऊंगा इन्हें, और उस समय लॉकहीड मार्टिन इंडिया आई हुई थी, क्योंकि इंडिया में वो एक डिफेंस डील करना चाह रहे थे। तो रतन टाटा जी ने कहा कि प्लीज मेरा एक शौक है, और इनको लॉकहीड मार्टिन ने फिर इन्वाइट किया कि आप आइए प्लीज हमारा प्लेन उड़ाइए, और लॉकहीड मार्टिन के एक को पायलट के साथ इन्होंने कहा कि ठीक है उड़ाते हैं। तो ये आधे घंटे तक बैंगलोर के ऊपर उड़े हैं, खूब अच्छा गए हैं, और इन्होंने आगे बताया भी है कि बहुत बढ़िया प्लेन है, बहुत अच्छा है। तो काफी मतलब होता है कि इनके जो शौक हैं। नाउ कमिंग टू इनकी इनका जो ऑरा है, द फिलैंथ्रोपी। तो आप देखोगे अमूल का ये एक एड था, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस एड है, मतलब दिस इज अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि एक समय अब मुझे याद है 2016 में हमने टाटा ट्रस्ट को हमने एक मेल लिखा था कि हमें अपने कॉलेज में या हमें अपने एरिया में हमें एक डॉग शेल्टर की स्थापना करनी है, और इन्होंने हमारी हेल्प भी करी थी। सो इट बिकम्स अ लिटिल इमोशनल फॉर अस ऑल्सो, फॉर फॉर रिमेंबरिंग हिम फॉर दिस। नाउ क्या होता है कि इनको शुरू से ही इनको डॉग्स का बहुत प्रेम था, और कई बार ये किसी फेस्ट में नहीं गए, किसी इवेंट में नहीं गए, क्योंकि इनको अपने डॉग के साथ रहना था, या वहां पे अपने डॉग को लेकर नहीं जा सकते थे। तो अभी अभी लास्ट ईयर ही इन्होंने एट द एज ऑफ 86 इन्होंने 165 करोड़ का 20 एकड़ में बनाया हुआ स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल शेल्टर खोला, जिसमें कि स्मॉल एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जो इनके फेवरेट खुद भी रहे थे इनके। और आपको पता होगा जो ताजमहल होटल है मुंबई में, अब ये ताजमहल होटल में अगर आप कभी गए आगे, तो आपको आपको वहां गेट पे पता है कौन मिलेगा? आपको वहां गेट पे मिलेंगे कई सारे शेरू, कई सारे मोती, क्योंकि इनका शुरू से ही ये रहा है कि किसी भी डॉग को अगर बारिश में या तूफान में अगर वो आया है और वो हमारे दर पे आया है, तो वो हमारे फिर हमारी जिम्मेदारी की उसको बचाने की। एक बार उन्होंने पोस्ट भी किया था कि एक लड़की ने कहा था कि मेरे डॉग को, या एक कोई स्ट्रे कोई डॉग है तो उसको ब्लड चाहिए, तो इन्होंने पोस्ट किया कि इस शहर में इस जगह पे डॉग है, प्लीज उसकी हेल्प करो कोई जना जाके, और ये फिर लोग गए भी। सो ये तो इनकी फिलैंथ्रोपी थी, ये तो हमें बताना, ये तो हमारा फर्ज भी है इनको याद रखना इस तरीके से। इसके अलावा इनको कई सारे सम्मान जो मिले हैं, हमारे हमारे अपने देश के, हम सेकंड और थर्ड हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड्स मिले हैं, भारत रत्न नहीं मिल पाया, लेकिन नाम इनका करेक्ट है, मिस्टर रतन टाटा। तो ही इज द क्राउन जूल ऐसे। तो पद्म भूषण दिया 2000 में, पद्म विभूषण दिया 2008 में। हमारी सरकार अपने सेकंड और थर्ड हाईएस्ट दे पाई, लेकिन बाहर की सरकारों ने, सिंगापुर, इटली, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इवन यूनाइटेड किंगडम की क्वीन ने, हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ ने इनको ऑनररी नाइट बनाया था ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये भी एक फैक्टर है कि अब जो यूके में, अब अगर आपको ऑनररी नाइट बोला जाता है, दैट मींस यू आर सर रतन टाटा, दैट मींस आपको नाइटहुड दे दिया गया है। ये थी सर की लेगेसी। अगर हम सर के आदर्श को अगर हम याद रखें, सब कुछ भूले नहीं कभी, तो और अगर हम इनके पैर के नाखून के बराबर ही बन पाए, देन we would feel blessed. Then success or not, UPSC or not, if we could achieve even a 10% of what the man he was, then I believe it's a success. It's more than success. So with this, इनको याद करते हुए भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, and thank you for listening to this. Stay safe, keep studying. Good luck.